हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लासेस तो देख ली होंगी। प्रीवियस क्लासेस हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं। आज हम कौन से चैप्टर पर हैं? चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, आपकी सामाजिक विज्ञान के पॉलिटी के सेक्शन में। सामाजिक जो विज्ञान है आपकी, जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान जो है यानी कि एसएसटी, तो सामाजिक विज्ञान है आपकी। इसके अंदर 3 सेक्शन है, मैंने आपको बताया था। एक हिस्ट्री जो कि आपकी पूरी हो चुकी है, फिर चल रहा है पॉलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? सिविक्स है शायद, ठीक है। उसको हिस्ट्री है, पॉलिटी है। इसके अब इसमें चल क्या रहा है? इसका कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं? पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री को हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएगा आपका पॉलिटी। पॉलिटी में हम कौन से चैप्टर पर पहुंच चुके हैं? चैप्टर नंबर 4। और उम्मीद है आप सभी लोगों ने 3rd चैप्टर तक सभी वीडियोस देख लिए हैं, अच्छी तरीके से समझ भी लिए हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो। मैंने बार बार कहा है कि देखो, एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि सर टेलीग्राम की जगह पर आप व्हाट्सएप पर ही दे दिया करो। तो देखो, व्हाट्सएप जो चैनल बनाया था वहां पर चैनल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो है पीडीएफ शेयर नहीं हो पा रही है, मतलब वो उसका ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। तो इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, समझ रहे हो। ये पीडीएफ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर में पूछा जाएगा। तो आज का बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जाति क्या, धर्म क्या और लैंगिक मसले। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के जो जब मोड़ बन जाता है तभी ये क्वेश्चन उठ जाता है। जाति और धर्म के ऊपर जो विवाद है ना, वो तो कभी खत्म होता ही नहीं है। इसके ऊपर जो विवाद है, मसला है, चलता ही रहता है। तो आज इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ब्रीफ में समझने वाले हैं कि क्या चीज होती है जाति, धर्म और लैंगिक मसले में। सबसे पहले सर परिचय को देखिए। लिंग के आधार पर काम का बंटवारा। लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बिल्कुल सत्य बात है भाई कि श्रम के आधार पर यानी काम के आधार पर जो लैंगिक बंटवारा है वो तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा अलग, मतलब इतना कटु सत्य है कि इसको जितनी बार कहो उतनी बार ही सच सा लगता है, सच है। अच्छा, लैंगिक बंटवारा क्या चीज है? जैसे कि लैंगिक यानी जेंडर। जेंडर के ऊपर अगर हम बात करें तो जेंडर कितने तरीके के होते हैं? अब आप इनमें से, आप लोगों में से कोई वो वाला जेंडर मत बता देगा, जेंडर ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं। एक तो जो ट्रांसजेंडर जिसको हम किन्नर बोलते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का जो जेंडर है, जो दोनों में तो इसमें अगर हम देखें तो लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाजों में दिखाई देता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें 1% भी झूठा नहीं है। और अगर नहीं है तो कोई मुझे बताए भाई कि क्या झूठा है इसमें। सब कुछ सत्य है, सब कुछ सही बात लिखी हुई है इसके अंदर। चलो, घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैं या महिलाओं की देखरेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैं। पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं। एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर की 4 दीवारी में समेट कर रखा जाता है। यानी कि एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, पुरुषों का अधिकार रहता है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं 4 दीवारी के अंदर घर से बाहर नहीं जाएंगी। घर के अंदर ही काम करना, चूल्हा चौका, रोटी बनानी और आराम से अपने घर में रहना। आपने देखा होगा शादियों में अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो हैं और जो लेडीज लोग हैं उनका काम क्या है? अपने श्रृंगार पे ध्यान देती हैं। और लड़कों का काम क्या है? हलवाई के लिए ये लेकर आओ, हलवाई के लिए वो लेकर आओ, हलवाई के लिए ये सामान लाओ, वो सामान लाओ। पूरा दिन बेचारे घूमते ही रहते हैं, कभी ये मतलब पूरी व्यवस्था में भंगे बेचारे। दोस्त जिसके यहाँ शादी हुई है उसके दोस्त आए, वो भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कपड़े अच्छे तरीके से नहीं पहने हुए हैं उन्होंने। तो ये सब चीजों पर वो लगे हुए होते हैं। और जबकि स्त्रियां जो होती हैं वो अपने श्रृंगार और अपने, पहले सुबह ये साड़ी पहनी थी, दोपहर में ये साड़ी पहनी है, शाम को ये साड़ी पहनी है। और जो पुरुष हैं उनका तो सवेरे का जो मतलब कपड़े पहने हो तो शाम तक वही चल रहा है। नहा लिया नहीं तो नहाना है, क्योंकि काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं शादियों में। तो कितना बंटवारा देखने को मिल रहा है ना कि लड़कियां जो लेडीज लोग हैं उनका तो काम अलग हो गया कि वो अपने पर ध्यान दे रही है अपना। और जो मेल है उनका तो मतलब सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि सुबह से बेचारे कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज नहीं करती है, लेकिन उनके मुकाबले नहीं करती है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी भाई। देखो, कोई गलत नहीं बोलेगा इस बात को। पर यहाँ पर देखो अलग बात है, यहाँ पर थोड़ी सी अलग लिखी हुई है इस बात के ऊपर कि पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं जबकि महिलाओं द्वारा घर के कामकाज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नारीवादी या नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन क्या है?
महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। जो पुरुषों के पास है जो पुरुषों के पास अधिकार हैं वही कितने होने चाहिए, महिलाओं के पास भी होने चाहिए। महिलाओं में माँ की मात्रा में डबल आता है कि नहीं आता भाई, महिलाओं के पास भी होने चाहिए। ठीक है, नारी और नर यानी महिला एवं पुरुष के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना या नारी शक्तिकरण की मांग करना ही नारीवादी आंदोलन कहलाता है। ये तो सिंपल सी बात है कि नारी अपने लिए आवाज उठाएंगी, अपना काम अपने लिए आवाज उठाएंगी और अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि जो काम लड़कों कर सकते हैं वही काम लड़कियां कर सकते हैं। और प्रेजेंट में देखा जाए तो लड़के से ज्यादा लड़कियां काम कर रही हैं। ठीक है, उनका जो ज्यादा वो है पॉसिबिलिटी कि कौन सा काम लड़कियां नहीं कर सकती, सब काम अब लड़कियां कर रही हैं। सब काम टोटल सब जगह पर लड़कियां, जितना अधिकार लड़कों का है उतना ही अधिकार लड़कियों का है। हाल में के वर्षों में लैंगिक असरों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई। भारत का समाज एक प्रत्य प्रधान समाज है। इसके बावजूद आज महिला कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। महिला को अभी भी कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई तरह के भेदभावों का सामना उनको करना पड़ रहा है कि ये महिला है और ये पुरुष है, तो इन काम को पुरुष ही करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। इस तरीके से मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो 98% समानता है। 2% ऐसी जगह है या ऐसे काम है जिनमें समानता नहीं है, उनमें सिर्फ लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी, या फिर लड़कियां ही करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। ठीक है, कुल मिला के महिलाएं तो नहीं कर सकती, पुरुष ही पुरुष कर सकते हैं, पर लगभग पूरी तरीके से समानता मिल चुकी है प्रेजेंट में। इसके कुछ उदाहरण है। पुरुषों में 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है। हाँ ठीक है, ये भी आप देखने को देख सकते हो कि महिलाओं में साक्षरता दर का मतलब है पढ़ाई लिखाई। ठीक है, एजुकेशन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन है, उसकी अगर दर देखी जाए तो इनमें 76% है और इनमें 54% है। लगभग अब सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर अब की बात करूं तो सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ घर अभी भी होंगे ऐसे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, उनमें हो सकता है कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाता हो, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते वो लोग। लड़कियों को सिर्फ मतलब उम्र हुई, शादी करी और विदा कर दिया, इस तरीके से। लेकिन पहले ऐसा ज्यादा होता था, पहले गाँव में ऐसा सबसे ज्यादा होता था। सबसे ज्यादा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों को पढ़ाते थे, सिर्फ और सिर्फ लड़कों, यानी पुरुषों को पढ़ने का अधिकार था, साक्षरता का अधिकार था, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। महिलाओं को तो बिल्कुल था ही नहीं। महिलाओं को तो सिर्फ उनका रोटी करना आना चाहिए, घर का काम करना आना चाहिए, चूल्हा चौका करना आना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उनको कुछ भी मतलब नहीं था। अब क्या है, अब वो बराबरी है, सब चीज में बराबरी है, लेकिन अभी भी अगर प्रेजेंट दर को देखा जाए तो कहीं कहीं पे ये सब चीजें थोड़ी सी देखने को ऐसी मिलती है कि हाँ अभी भी कहीं ना कहीं कमी। अगर मैं बात करूं तो 98% बराबर है कि सभी महिलाएं एजुकेटेड हैं, लेकिन 2% में अभी भी ऐसा समझ सकते हो कि साक्षरता की दर कम है 2% में, क्योंकि हर जगह पे ये सब चीज देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अभी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ऊंच नीच है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है, ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। ठीक है, मतलब उनको जिस काम को महिला कर रही है उसी काम को पुरुष कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों को जो है वेतन ज्यादा मिल रहा है, महिलाओं को वेतन कम मिल रहा है। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा देखा गया है, ये सब फैक्ट्स हैं। जबकि पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती है। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की अधिक श्रेय दिया जाता है। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक श्रेय दिया जाता है। ये बात एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। आज भी कुछ घर ऐसे हैं जिनमें लड़कों की जो मान्यता है वो ज्यादा है लड़कियों के मुकाबले। मतलब लड़कियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं, उनके लिए लड़के ही होने चाहिए, लड़कियां तो पैदा ही नहीं हो। कुछ घर ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होते हैं कुछ घर ऐसे जिनमें लड़कों को ज्यादा मान्यता दी जाती है, लड़कियों को मान्यता कम दी जाती है। वो समझते हैं कि यार इससे तो अच्छा लड़का होता, लड़कियां नहीं होती। ठीक है, तो ये सब गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर ये सोच अगर मैं बात करूं तो पुराने टाइप के जो आदमी है उनमें देखने को मिलती है। अगर नई जनरेशन की बात करूं तो नए टाइप की जो नई सोच रखते हैं उनमें ऐसा कम देखने को मिलता है। ऐसे कई मामलों में देखने को मिलता है कि इसमें कन्या को भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता होगा कहीं पर भी, कि जैसे अगर प्रेजेंट में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा कि अगर कोई महिला ने जन्म लिया, यानी कोई अगर लड़की ने जन्म लिया तो उसको जन्म लेते ही मार दिया गया हो, ऐसा नहीं होता होगा। अब तो नहीं होता होगा शायद, पर कोई पता नहीं, कई परिवारों में शायद ऐसा होता होगा, जो राजशाही परिवार में या फिर कुछ भी ऐसे थे। मैं इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट में ये सब होता होगा। पहले होता होगा, इस बात की पूरी गुंजाइश है कि पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।
भारत का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के कई मामले सामने आते हैं और ये घटनाएं घर में और घर के बाहर भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, घर के बाहर भी कई कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, घर के अंदर भी कई प्रकार के अत्याचार होते हैं। ये मुझे अपने मुख से कहने की जरूरत नहीं है कि किस किस तरीके के अत्याचार होते हैं, ये आप लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है। पर महिलाओं पे काफी तरीके के अत्याचार हैं जो घर के बाहर होते हैं और काफी तरीके के अत्याचार हैं जो घर के भीतर भी होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता क्यों होती है? नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता क्यों? नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान के लिए, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। इन आंदोलनों में एक तरह गले से बोला नहीं जा रहा है, दर्द है इसमें। मैंने बोला था ना, पिछली क्लास में ही बोला था, थोड़ा सा पेन है इस जगह पर। अब तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, दिखाया भी था लेकिन अभी रिलैक्स नहीं है, इस जगह पर थोड़ा पेन है। हाँ, तो इन आंदोलनों में महिलाओं ने की राजनीतिक और वैधानिक दर्जों का ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलावों की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। देखो, कुल मिला के बात यह है कि हर व्यक्ति हर समय में, हर दौर में कोई ना कोई एक जो नेता है, नेता समझ सकते हो या फिर एक मसीहा कह सकते हो, जिसको कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है जो स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, जो स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न करता है। अगर उसका यह प्रयत्न सफल नहीं होता है तो फिर कोई और उसको आगे बढ़ाता है, लेकिन वो चाहता है कि जैसा ये जीवन चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, उसमें बदलाव होने चाहिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो दलितों के लिए, जो लोअर कास्ट होती है, दलितों के लिए पहले छुआछूत की बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जो बेइज्जती है वो होती है दलितों के लिए पहले के समय में। फिर एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने थोड़ा मतलब पूरा संघर्ष किया, अच्छी तरीके से संघर्ष किया और ये सब संविधान में इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि अब दलितों के लिए पूरा बराबर का अधिकार है, बराबर का दर्जा है, सब कुछ बराबर का है, ठीक है। ये ना तो कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है, संविधान की नजर में, कानून की नजर में, लोगों की नजर में सब कुछ बराबर कर दिया उस व्यक्ति ने। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हर एक दौर में कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई जन्म लेता है जो कि स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही उस दौर में भी कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने आंदोलन चलाए, किस लिए कि नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको समानता नहीं मिल रही है, सामाजिक दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से, ठीक है, काम की दृष्टि से, ठीक है, ये सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो हमको भाई हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मतलब महिला है तो क्या घर का मतलब ये कोई पूरा थोड़ी है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो महिला नारी आंदोलन की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी मतदान के लिए, इन सभी के लिए भाई कि हमारी भी स्थिति सुधरनी चाहिए, हमको भी बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी शुरू किए। अब आंदोलन होंगे तो कुछ ना कुछ अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है? यह प्रचलित व्यवस्था है, विश्वास है या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है, ठीक है। ये तो प्रचलन की व्यवस्था है कि औरतों का काम क्या है। जैसे घर में बोल देते ना पुराने टाइप के आदमी, पुराने लोग, कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, रोटियां बनाओ, हमको टाइम से खाना खिलाओ, बच्चों को देखो, घर की साफ सफाई करो, घर की देखभाल करो, बस, ज्यादा जीव चलाने की जरूरत नहीं है हमारे घर के मामलों में। मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, घर में रह रही है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से पहले विश्वास, पहला चलन ये था। क्या था? ये प्रचलित विश्वास या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना, घर की देखभाल करना और इससे ज्यादा फालतू कोई जीव चलाने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यों को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता था। अरे यार ये भी कोई काम है, घर में काम करना कोई काम थोड़ी होता है, बाहर जाके देखो जब पता चलेगा कितना काम होता है, कैसे पैसा कमाते हैं, क्या इस तरीके के डायलॉग आपके घरों में देखने को मिलते होंगे। आबादी में औरतों का हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका ना के बराबर है। आबादी में गिनी जाएंगे कि कितने लोग हैं हमारे भारत में, तो सभी गिने जाएंगे, औरत भी और पुरुष भी और महिलाएं भी, लेकिन राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य बदल रहा है। सार्वजनिक जीवन मतलब अगर मैं बात करूं कि अब का जो दौर चल रहा है और जो पहले का जो दौर चल रहा था, हर दिन, हर साल, हर दशक में महिलाओं का दौर में परिवर्तन आ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहे हैं। धीरे 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 सबको समान अधिकार मिल रहा है और अब तो शायद ज्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य में औरतों की भूमिका काफी बदल गई है। वे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाती दिखाई देती हैं। सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में अधिक देखने को मिलती है।
बहुत बहुत जगह पर, अब सभी जगह पर, लगभग सब जगह पर जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो बराबर की हो चुकी है। अब सब जगह पर देखो, आर्मी में भी महिलाएं हैं, ठीक है, नेवी में भी, ठीक है, एनडीए में भी महिलाओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए सीट आ चुकी है। एनडीए का फॉर्म भी लड़कियां भर सकती हैं। और पहले से सिविल सर्विसेज में भी, यूपीएससी में भी महिला है, यूपीएससी टॉप करती है, आईआईटी में, इंजीनियरिंग में, सब जगह पर, अब सब जगह पर सब बराबर है अब, ठीक है। लगभग मैंने बोला 98% लगभग सब कुछ बराबर है। 2% ऐसी जगह होंगी शायद, आई डोंट नो, बट होंगी शायद जिस जगह पर अभी भी कुछ ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता होगा, बट हो सकता है, हो भी या ना हो भी, दोनों भी बातें हैं। अच्छा, महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार होते हैं तथा अत्याचार होते हैं। अब देखो क्या अत्याचार होते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसका मतलब अब देख रहे हो अत्याचार क्या हो रहा है कि पढ़ाई के लिए कितना बदलाव है। कोई लोग पढ़ नहीं पा रहा है, कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको कोई लोग पढ़ने नहीं दे रहा है। इसी प्रकार अब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम कदम बढ़ा पाई है, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। पहुंचे पदों तक बहुत ही कम महिलाएं पहुंच पाई हैं, मतलब ऊंचे पदों तक, ऐसा समझ सकते हो, ऊंचे, ये पहुंचे नहीं है, ऊंचे ऊंचे पदों तक बहुत कम महिलाएं ही पहुंच पाई हैं। अगर मैं बात करूं तो गांव में ज्यादा यही होता है। गांव में क्या होता है कि गांव में अगर घर वाले पैसा खर्च करते हैं तो लड़की पर खर्च करते हैं कि इसको पढ़ा, अच्छा पढ़ा लिखा कर। तो लड़कियों को तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, अब की स्थिति बता रहा हूँ, ज्यादा पुरानी भी नहीं, ज्यादा नई भी नहीं है, ठीक है, अब की स्थिति बता रहा हूँ कि ज्यादातर गाँव में क्या होता है कि लड़की को 12th करा दिया, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन में बीए करा देंगे, इसके बाद फिर उसकी शादी और घर जाओ, अपने ठिकाना पकड़ो, घर जाओ। मतलब उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं, ज्यादा पढ़ाई नहीं, ज्यादा वो नहीं कि कोई डिप्लोमा, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कराया है फिर कुछ भी। हाँ, शहरों में या फिर जिनकी घर की स्थिति ज्यादा अच्छी होती है, इकोनॉमिक लेवल अच्छा होता है, तो वो लोग सब पर खर्च करते हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर घर का जो है इकोनॉमिक लेवल अच्छा है, इकोनॉमिक लेवल का मतलब समझ लो अर्थव्यवस्था ठीक है, अच्छी तरीके से पैसा आ रहा है, तो जब पैसा ठीक ठाक होगा तो सब पे खर्च किया जाएगा, लड़कों पे भी, लड़कियों को भी। गाँव में ज्यादातर इतना ही लिमिटेड पैसा होता है, तो वो चाहते हैं कि लड़कियों की सिर्फ शादी करके उनको अपने ठिकाने से भेज दें और लड़कों पे पैसा खर्च करें, जिससे कि वो अपना जीवन बना सकें। इस तरीके की कुछ विचारधाराएं रखते हैं लोग। उच्च भुगतान अनुपात में औरतों की संख्या बहुत ही कम है। अभी महिलाएं सांसदों की लोकसभा में संख्या 100% तक नहीं पहुंची है और प्रांतीय विधानसभाओं में उनकी संख्या 50% से भी कम है। महिलाओं को ज्यादातर काम पैसे के लिए नहीं मिलते, पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी भी कम मिलती है, भले ही दोनों के समान कार्य किया जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता है, जो पहले समझा जाता था, और अब का मुझे पता नहीं, शायद अभी होगा ऐसा कुछ, क्योंकि उससे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों के से भेदभाव किया जाता है, जहां लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, वहीं लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, पढ़कर ही समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और, लड़की का जन्म एक परिवार पर बोझ समझा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में समझाऊं तो जो लड़की का जन्म है परिवार पर बोझ है, वो सिर्फ जब तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, एज इट इज। अगर मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचने की बात करें, हम थोड़ा सा कैजुअली बात करें इस टॉपिक के ऊपर, कि जो लड़कियां हैं, अगर ठीक है माना मैंने 12th तक पढ़ाई की, बीए की, उसके बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। अब शादी करके विदा कर दी, अच्छी तरीके से पैसा खर्च किया और शादी हो गई, तो अच्छे घर में शादी हो गई, ठीक है। अब तो थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता रहता है, कभी कुछ जो नेचुरली अगर बात बताऊं तो शादी करके फ्री हो गई। लेकिन अब वो शादी करके फ्री हो गए, वो समझ रहे हैं उस बोलो, पर वो शादी करके फ्री हो चुके हैं। वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति है तो शायद मेरे हिसाब से और मेरे नजरिए के हिसाब से बोझ कोई व्यक्ति है, लड़की नहीं है, बोझ लड़का है। कौन सा लड़का? जो बेरोजगार है और घर में बैठा हुआ है। जो लड़का बेरोजगार है, घर में बैठा हुआ है, योग्य होते हुए भी उसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ 4 पैसा कमाने की स्किल नहीं कर पा रहा है, वो बेरोजगार है, तो वो समझ लो कि वो घर पर बोझ है। और वो घर पर नहीं, वो अपने आप पर बोझ है। जो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की है कि लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता होगा। अब उसको शादी करने के बाद उसको विदा कर दिया, अब कौन बोझ है? वो बोझ है जो घर पे बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, वो बोझ है। वो अपने आप पर भी बोझ है और अपने परिवार पर भी बोझ है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है जो चलता हुआ आ रहा है। ये जो पहले समझा जाता था, अब शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। कोई फिल्म में डायलॉग है, शायद आपने सुना होगा कि एक फिल्म में डायलॉग है कि पढ़ा हुआ लड़का घर में बैठा हुआ है और बेरोजगार है, तो वो ज्यादा बोझ है अपने आप पर और अपने परिवार पर। पता नहीं कहीं पे सुना था। चलो, पितृ प्रधान समाज, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसके बावजूद महिलाएं अभी भी पीछे हैं, इसलिए हमारे समाज को पितृ प्रधान समाज माना जाता है, ठीक है। निजी और सार्वजनिक विभाजन,
श्रम के लैंगिक विभाजन के अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात करने के भी उसका श्रेय नहीं मिलता। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है और पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। विभिन्न देश में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों की नारीवादी आंदोलन ही कहा जाता है, जो कि इनके लिए माने जाते हैं। ठीक है। अरे आप लोगों की मैंने पिछली बार भी आपसे लोगों से कहा था और आप लोगों अभी मैंने बोल रहा हूँ, आप लोगों की कोई एकदम बिल्कुल साइलेंट मूड में पढ़ रहे हो, साइलेंट मूड में एकदम यार, एकदम बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत हलचल, कुछ कमेंट, कुछ लाइक, कुछ शेयर, कुछ बातचीत, कुछ हेलो, कुछ हाय, कुछ नहीं करते हो आप लोग। जिससे मुझे भी लगे कि यार ऑडियंस जो लोग मेरे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जिंदा है भी कि नहीं है। पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालो। हेलो सर, हाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, समझ में आ गया सर, ये हो गया। फिर अपना एक तो रिव्यू देकर के जा सकते हो ना यार आप लोग। अब आप लोग वो भी नहीं करते हो। ठीक है, चलो। जीवन के विभिन्न पहलुओं में भारतीय स्त्रियों के मतभेद है, ये आपको पढ़ लेना है, ये आपको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना। उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास है आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, वही है जो आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग बच्चे तो होने 10th क्लास में हो, तो लगभग समझदार हो। साक्षरता दर के आधार पर ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं के घर के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ये तो यार सबकी बात है, हर घर की बात है। पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना। पुरुषों की तुलना में लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना। ये कम मजदूरी कहां से आ गई? ठीक है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा, ये सब आप लोग जानते ही हो, पढ़ चुके हैं इसको। सांप्रदायिकता क्या चीज होती है सर? सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्म के प्रति निष्ठुर होना, अपने धर्म को ही देखना और धर्मों से ईर्ष्या करना। सांप्रदायिकता अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्म को नीचा समझना। यानी कि जो लोग हैं सांप्रदायिक लोग कौन से होते हैं? जो अपने ही धर्म को सब कुछ समझते हैं, जो है हमारा धर्म है, और साले कुछ दुनिया में जितने भी धर्म है सब ऐसी की तैसी है। ऐसा क्यों? गलत बात है। अपना धर्म तुम्हारे लिए सही है, दूसरे का धर्म दूसरे के लिए सही है। विचारधाराएं अगर आप बात करो, कैसे अगर मैं बात करूं तो विचारधाराएं अपने लिए ही सही होती है, दूसरे की नजर में वो सही हो या ना हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता। इस बात पर डिपेंड नहीं करता भाई कि आप हर तथ्य पर सही हैं। आप अपने हिसाब से सही हैं, किसी और के हिसाब से सही हो ये जरूरी नहीं हो सकता। तो सांप्रदायिक धर्म है, धर्म अगर तुमने जो अपनाया हुआ हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जन्म लिए हो तो हिंदू धर्म आपके लिए सही है और आप इसको मानोगे। ठीक है, ये अब आप हिंदू धर्म में हो तो इसका मतलब ये नहीं किसी और धर्म की आप बुराई करोगे, किसी और धर्म के बारे में गलत बोलोगे। दिस इज नॉट फेयर, ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आपको किसी के बारे में कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अपने धर्म को ऊंचा समझना, दूसरे के धर्म को नीचे समझना और अपने धर्म से प्यार करना, दूसरे के धर्म से घृणा करना की प्रवृत्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। ऐसी भावना आपसे जंगलों का मुख्य कारण बन जाती है। इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। देश का बंटवारा इसी भावना का परिमाण है। बिल्कुल सत्य बात है। देश का हमारी का बंटवारा हुआ था इसी भावना के लिए। नहीं, देश काफी बड़ा था, तो देश हमारा किन हिस्सों में बटा? देखो, अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान, बात करूं तो मैं हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो बांट दिया अपना भारत और एक बांट दिया अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान जो किसमें से बना है? हिंदुस्तान में से ही बना है, छोटा सा हिस्सा है पाकिस्तान, छोटा सा हिस्सा है। लेकिन किस आधार पर बटा? कि मुस्लिम वर्ग के लोग इधर और भारत में हिंदू वर्ग के लोग, जबकि भारत में सभी वर्ग के लोग हैं। जितने मुस्लिम पूरे पाकिस्तान में हो उसमें से ज्यादा तो भारत के अंदर है। ठीक है, तो ये किस बेस पर हुआ? ये सब इस बेस पर हुआ कि देश का बंटवारा इसी भावना के आधार पर हुआ कि सांप्रदायिकता के आधार पर, कि सब लोग, कुछ लोग अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को नीच और हीन भावना से देखते हैं, उनके बारे में आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बुराई को निम्न विधियों से दूर किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा तो सब कुछ दूर किया जा सकता है अगर कोई है तो। यानी शिक्षा एक ऐसी मेडिसिन है जिसको जो व्यक्ति लेगा उसके सभी दुखों का कारण, सभी दुख खत्म हो जाएंगे। शिक्षा एक ऐसी मेडिसिन है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छा है बताया जाए और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर के भाव को सिखाया जाए। बच्चों को बताना चाहिए कि भाई देखो, धर्म जो है सबके लिए समान मान्यता रखते हैं। तुम्हारा धर्म जितना तुमको प्यारा है उतना ही दूसरे व्यक्ति को प्यारा है, तो आपको किसी के धर्म के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अगर मेरी मानो तो मैं तो सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एक बात कहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी के बारे में ना तो कुछ कहने की, ना कोई विचार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप किसी के बारे में कुछ गलत कहो या सही कहो, आपको किसी को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और खासकर तो एक बात और कि आपको किसी को ज्ञान पेलने का, जो ज्यादातर आजकल लोग सभी कुछ ज्ञानी बाबा ढूंढते हैं ना, तो आपको ज्ञान देने का किसी को कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि ज्ञान तभी देना चाहिए जब कोई मांगे। अगर कोई ज्ञान पहले आप बिगन मांगे आप अपना ज्ञान पील रहे हो उसके ऊपर, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, एक नंबर का ठरकी आदमी, बेवकूफ़ आदमी समझेगा कि अरे यार हमको ये ज्ञान पेलने आ चुका है। जब तक कोई कुछ मांगे ना, जब तक उसको देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो किसी के बारे में ना कुछ कहना है ना कुछ फालतू बोलना है, अपने काम से काम रखना, यही सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर किसी को आपकी सहायता की ज़रूरत है तो आज के अगर प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं तो जब तक वो खुद ना मांगे जब तक करने का भी मतलब पैदा ही नहीं होता, ठीक है ना। क्या पता उसकी कोई सहायता, जो आपसे सहायता मांग रहा है उसकी सहायता के अंदर कोई छल छुपा हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले से उसके जाकर के कूद पड़ो, नहीं, जब तक कोई ना कहे तब तक ना जाने दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सांप्रदायिकता रखनी है, सांप्रदायिकता को त्याग देना है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना गलत है, अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है और रहेगा, दूसरे का भी धर्म जितना हमारा है उतना ही उसका है। तो हमें किसी के बारे में कोई गलत कहने का कुछ अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये अधिकार हमको किसी ने दिया भी नहीं है, संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल सकते हो या फिर किसी के बारे में कुछ कह सकते हो, नहीं। सिर्फ किसी की कोई आलोचना करना के कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई आलोचना करे इसकी। प्रचार द्वारा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता दी जा सकती है। धर्म और सांप्रदायिकता और राजनीति, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। ये आप पढ़ लेना क्योंकि सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सब कुछ सिंपल सा टॉपिक है, ये आप लोग पढ़ लेना, आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये क्या है सर, सांप्रदायिकता के रूप क्या है? एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, जो कि गलत है। अलग राजनीतिक इकाइयों को बनाने की इच्छा, धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं की भावनात्मक अपीलों का प्रयोग करना, संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंग और नरसंहार करना, ये तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यही होता है, सबसे ज्यादा यही होता है कि अपने धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ मानने वाले लोग हिंसक भावना का प्रयोग करते हैं हर जगह पर, जिससे कि दंगे और उल्टे सीधे काम होते हैं। और ये एक बार नहीं, अपने भारत के अंदर कई बार हो चुका है, ये सब अपने भारत के अंदर कई बार हो चुका है। धर्मनिरपेक्ष शासन होना चाहिए। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया, ये तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, धर्मनिरपेक्षवाद है, धर्मनिरपेक्षवाद है, यानी कि किसी भी धर्म को इस तरीके से चर्चा नहीं की गई है कि ये धर्म स्पेशलाइजेशन इसी चीज की है, इस पर ही ये रूल लागू होगा, किसी और पर नहीं लागू होगा। किसी धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ धर्म में कहा गया कि भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, जो रूल बनाए गए हैं वो पूरे भारत के ऊपर लागू होंगे, चाहे भारत का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत का संविधान भारत के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। किसी भी धर्म का पालन करने एवं प्रचार करने की आजादी, धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को वैधिक घोषित किया जाता है। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार, संविधान में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है, कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होगा, ये सब चीज निषेध है। जातिवाद क्या होता है? जातिवाद आपको देखने को मिलता होगा गांव में। जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग है, जो कि कभी अलग ना थी, ना है और ना रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब तो शायद ज्यादा हो चुकी है, पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ चुकी है धीरे धीरे। सब अपने अपने जाति के हिसाब से भगवानों को, अपने लोगों को पूजते हैं, ठीक है। जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। समय समय पर इसके अनेक बदलाव आते हैं और अनेक सुधारों को नई से सुधारने का प्रयत्न किया। भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का निश्चित किया है और जाति व्यवस्था में पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर जोर दिया है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई। जाति व्यवस्था में कुछ पुराने पहलू आज भी विद्यमान है। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही नहीं विवाह करते। सदियों से इन जातियों का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था, आज भी है और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोला वाला रहेगा। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, उन्हें सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए। जिन लोगों को आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित था, वे आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मौजूद है। जाति और आर्थिक हैसियत की काफी निकट का संबंध माना जाता है। देश में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद युवा छोटी प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। मतलब जातिवाद हमारे देश में से अभी समाप्त नहीं हुई है। काफी सारे नियम कानून लाए गए इस तरीके को कि ये खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी नहीं हुई है। इस तरीके का विवाद अभी भी चल रहा है। राजनीति में जाति चुनाव चित्र में मतदान को जातियों का हिसाब ध्यान में रखना, समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावना को उकसाना। देश की किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी भी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी किसी एक जातीय समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती। जातिगत असमानता, जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अधिक भी देखने को मिलती है। ऊंची जाति के लोग सामान्यतः संपन्न होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित और आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। सबसे निम्न जातियों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि दलित, यानी कि जो एक उच्च वर्ग है, जिनको हम बोलते हैं, जो कौन सी जाति है,
ऊंची जाति के लोग, एक तो होते हैं ऊंची जाति के लोग, एक होते हैं पिछड़ी जाति के लोग, एक होते हैं दलित जो सबसे नीचे आते हैं। तो ये था जाति, धर्म और लैंगिक के ऊपर मसला। लैंगिक के ऊपर हमने मसला समझा, महिलाओं की स्थिति समझी हमने, ठीक है। और जाति के ऊपर हमने अच्छी तरीके से बात कर लिया, सांप्रदायिकता को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। अगर वो काम नहीं करती है तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च कर सकते हो इसको, तो आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। इसका रिवीजन कीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा।